हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा एनजीओ है भारत का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ये जीतने वाला पहला भारतीय एनजीओ भी बन गया है, तो वो है एजुकेट गर्ल। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी नाम और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार ने भारत के पहले एआई जनजातीय अनुवादक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आदि वाणी। और विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास किया है अरुणाचल प्रदेश में। महागौरा पर्व ये मनाया गया काठमांडू नेपाल में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारत ने 50 गोल्ड मेडल जीत करके 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल 99 पदक जिसमें जीते हैं। भारत ने गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सुविधा शुरू की है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। ठीक है, आज दिन में मंथली करंट अफेयर का अगस्त का पार्ट 1 आएगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा डिटेल में। ठीक है, मंथली का रिवीजन जो आता है, तो आज पार्ट 1 कर देंगे, कल पार्ट 2 कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगस्त का मंथली करंट अफेयर। पीडीएफ वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है, क्विज भी आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है। रीसेंट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी एजुकेशन का। डेली करंट अफेयर का अगर बात करें तो रोजाना 9 बजे रात को भेज दी जाती है, तो आप शाम को 9 बजे जाकर के रिवीजन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? युद्ध अभ्यास 2025 इसका नाम है, ये ध्यान रखना। इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास, और ये इस बार का था 21वां संस्करण। जिस समय भारत और अमेरिका ट्रेड वार खेल रहे हैं, उस समय भारत की और अमेरिका की सेनाएं युद्ध अभ्यास करने जा रही हैं। ये युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण अलास्का में हो रहा है। देखिए यहाँ पर इन अलास्का, अलास्का मैंने आपको दिखाया था ना, वर्ल्ड मैप में कई बार दिखाया हुआ है। जो कनाडा के बाद वाला हिस्सा लगा हुआ है एक छोटा सा, वो है अलास्का। ये वही हिस्सा है जहां पर अभी कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। अलास्का में मीटिंग हुई थी और रसिया यूक्रेन पर हल निकालने के लिए बात हुई थी, लेकिन कुछ नतीजा निकला नहीं। खैर, अलास्का मीटिंग वहीं अलास्का में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। अलास्का कभी रसिया का हिस्सा हुआ करता था, रसिया ने बेच दिया था 1860 के दशक के आसपास में अमेरिका को, तो अमेरिका तब से उस पर कब्जा बनाए रखा हुआ है। खैर, वहीं पर युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण चल रहा है। 1 से 14 सितंबर तक ये चलेगा, 2025 तक। भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन गई हुई है। भारत और अमेरिका की बीच अगर बात करें तो मालाबार सैन्य अभ्यास भी होता है। मालाबार वैसे क्वाड के बीच में होता है। क्वाड में आप जानते हो 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो चारों देश के बीच में होता है, तो उसमें इंडिया और यूएसए भी है। इसके अलावा कोप इंडिया होता है, रेड फ्लैग होता है, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। ठीक, पिछले दिनों में कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं? जैसे युद्ध कौशल अभी मैंने आपको बताया, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, राजस्थान में। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये भारत सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में। पासेक्स एक्सरसाइज भारत और ग्रीस के बीच में हुआ, अरब सागर में। शक्ति सैन्य अभ्यास, शक्ति, वरुण, गरुण, ये सब होता है। और फ्रिंजेक्स ये होता है भारत फ्रांस के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। गोल्डन ड्रैगन चीन कंबोडिया। तीस्ता प्रहार भारतीय सेना ने तीस्ता फील्ड फायर रेंज में किया। अभ्यास आक्रमण भारतीय वायुसेना ने। डिजर्ट फ्लैग 10 वह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पर चलाया। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं था, वो तो युद्ध ही था। सितंबर 2025 में किसको भारत का नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। भारत की 29वीं सीजीए, सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स,
यानी महालेखा नियंत्रक, ये नियुक्त की गई हैं अभी हाल ही में TCA कल्याणी। आप इमेज में देख पाओगे, ये हैं TCA कल्याणी जी, और इनको नया CGA अपॉइंट किया गया है। ये 29वीं नंबर की CGA हैं और SS दुबे के स्थान पर आई हुई है। ठीक है, लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये शासन, लेखा और प्रशासन में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव रखती हैं। गृह मंत्रालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में काम कर चुकी हैं। लेखा महानियंत्रक जो होता है, ये केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार होता है। ये केंद्र सरकार के खातों की तैयारी करता है, जमा पूंजी देखता है, राजकोष नियंत्रण देखता है, कहाँ पर कितना खर्च करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालक के लिए भी जिम्मेदार यही होता है। ठीक है, तो SS दुबे की जगह पर TCA कल्याणी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। अच्छा, एक और जरूरी बात, ई बुक आ चुकी है, अगस्त महीने की ई बुक आ चुकी है। इस ई बुक को आप जाकर के प्राप्त कर सकते हो MZT ऐप से। MZT ऐप से लेने में अगर आपको इशू आ रहा है, अगर आप आईफोन यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप के जरिए UPI करके भी ये ई बुक मंगा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। ई बुक है, ऑनलाइन मोड में होता है, PDF फॉर्मेट में होता है। ये ई बुक आप प्राप्त कर पाओगे व्हाट्सएप नंबर 7235939467 पर। ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, तो जिससे आपको ये ई बुक UPI के माध्यम से व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दी जाए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, अगर आप MZT ऐप नहीं चला पा रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। आज से इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आज अभी 9-10 बजे के आसपास से, तो आप इसे ई बुक को ले सकते हो। ठीक है, चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। हाल ही में जारी महिला सुरक्षा सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए ये है साथियों, कौन? कोहिमा। कोहिमा शहर जो है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कोहिमा किसकी राजधानी है? भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी कोहिमा है? कमेंट करके बताइए। तो कोहिमा शहर जो है, ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है महिलाओं के लिए। देखिए, अभी एक और जब रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें बताया गया था कि भारत का, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भारत का सबसे सुरक्षित शहर, भारत का सबसे सुरक्षित शहर आया था, सुरक्षित शहर, तो उसमें टॉप पर था मैंगलुरु, याद है? मंगलोर। ठीक है, मंगलोर जो है ये कर्नाटक का शहर है, बेंगलुरु नहीं, मैंगलोर, ये कर्नाटक का शहर है और ये सबसे सुरक्षित शहर था ओवरऑल में। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर अभी बताया गया है कोहिमा को। क्लियर है ना? तो ये भी ध्यान रखना। दूसरे पर विशाखापत्तनम है, तीसरे पर भुवनेश्वर, फिर आइजॉल, फिर गंगटोक। ये गंगटोक 5वें पर है सिक्किम का। तो रिपोर्ट जारी करता है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित ये सूचकांक है, जिसे नारी सूचकांक भी कहते हैं। नारी, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, नारी। ये नारी इंडेक्स है, बहुत ही फेमस इंडेक्स होता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नारी इंडेक्स डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा यहीं पर, अगर सबसे सुरक्षित देश पूछा जाए तो सबसे सुरक्षित देश जो है ये भी नोट डाउन कर लेना। सबसे सुरक्षित देश, सबसे सुरक्षित देश जो है सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर सबसे सुरक्षित देश है एशिया का। एशिया भी लिख दो, एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर। अगला, हाल ही में डच ग्रां प्री 2025 का F1 खिताब किसने जीता है? डच ग्रां प्री, ये फार्मूला 1 की रेस होती है और हर साल होती है, आप जानते हो, साल भर में 23-24 रेस होती है टोटल F1 की। तो डच ग्रां प्री ऐसे यहाँ पर हुआ और डच ग्रां प्री जो हुआ इसको जीत लिया है किसने? इसको इस बार जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री मैक्लॉरन कंपनी के ड्राइवर हैं, यानी मैक्लॉरन की गाड़ी चलाते हैं और उसकी तरफ से रेसिंग करते हैं। तो इन्होंने जीत लिया है मैक्लॉरन के लिए शानदार डच ग्रां प्री 2025। दूसरे पर मैक्स वर्सटैपन रहे रेडबुल वाले, तीसरे पर इसाक हटार रहे रेसिंग बुल्स के।
तो नॉरिस की रिटायरमेंट के बाद पियास्त्री की बढ़त अपने ट्रीटमेंट में चौथे अंकों तक पहुंच गई। एक्चुअली में लैंडो नॉरिस जो है ना, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी लास्ट में और टेक्निकल इशू के कारण, और उसके बाद ये बाहर हो गए, नहीं तो जीत वही रहे थे। तो ये फिलहाल आस्कर पियास्त्री जीत गए। अगला, 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि इस दिन एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लॉन्च किया है। अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत सारी लॉन्चिंग करी हुई है। इसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है और इस 65वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लॉन्चिंग करी है, जैसे जैसे बाल वाटिका, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0, वीआर लैब्स, पीएम ई विद्या मोबाइल ऐप, व्यावसायिक शिक्षा हैंडबुक, ये सब चीज़ें लॉन्च की गई एनसीईआरटी के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कई पहल शुरू किए हैं। अब जो बाल वाटिका होगा, इसका काम ये होगा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए समर्पित चैनल इंटरेक्टिव ऑडियो विजुअल सामग्री प्रोवाइड करना। दीक्षा 2.0 का मतलब एआई बेस्ड विशेषताएं और 12 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल सामग्री उपलब्ध कराना, स्टडी से रिलेटेड। ठीक है। प्रशस्त 2.0 जो होगा, ये विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान के लिए उन्नत स्क्रीनिंग टूल है। बाकी वीआर लैब्स खोले गए हैं बहुत सारे, इसका उद्घाटन किया गया। पीएम ई विद्या मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब एनसीईआरटी आया है तो एनसीईआरटी के बारे में जान लो। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष वर्तमान में डायरेक्टर कह सकते हो, ये हैं दिनेश सकलानी। दिनेश सकलानी, ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखना। ये वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। अगला, भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कितने भैरव कमांडो बटालियन का गठन कर रही है? तो भारतीय सेना अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले बताया था कि भारतीय सेना ने भैरव कमांडो बटालियन यूनिट की शुरुआत करी हुई है। तो भैरव कमांडो बटालियन जो है, अब इसको और बढ़ाया जा रहा है। ये स्पेशली ट्रेंड होंगे, स्पेशल फोर्सेज होंगी भारत के पाकिस्तान बॉर्डर और भारत के चाइना बॉर्डर के लिए, तुरंत क्विक रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्विक रिएक्शन करना हो या कोई क्विक ऑपरेशन करना हो, उसके लिए होंगे। काफ़ी एडवांस होंगे, इनके पास पूरा समझ लो ऑल इन वन पूरा अथॉरिटी होगा। हर प्रकार की इनके पास सुविधा होगी, ड्रोन से लेकर के रियल टाइम सैटेलाइट जानकारियाँ, ये सब इनको मिलेगा भैरव कमांडो को। तो भैरव कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है। ऐसी 5 बटालियन गठित की जा रही हैं। एक बटालियन में 50 होंगे, तो यानी 5 बटालियन मिल करके 50 गुणे 5 यानी 250 की ये क्षमता वाली होगी बटालियन। ठीक है, 250 सैनिकों वाली भैरव कमांडो। तो ऐसी 5 बटालियन का गठन किया जा रहा है। आप देख पाओगे, आर्मी बिगिंस रेजिंग न्यू भैरव कमांडो यूनिट्स फॉर स्विफ्ट स्ट्राइक ऑन चाइना पाकिस्तान फ्रंट। तो 30 अगस्त का ये आर्टिकल है और इस दिन ये 5 भैरव कमांडो बटालियनों का गठन किया गया है। तो 250 सैनिक होंगे। ड्रोन, निगरानी, सामरिक उपकरण जैसी उन्नत तकनीकी से ये लैस होंगी। पैरा एसएफ को कम करना और चीन पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर प्रतिक्रिया को मजबूत करना इसका उद्देश्य होगा। अगला, भारत 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 13 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो अभी 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ, इसके बारे में मैं आपको कई दिन पहले से बता रहा हूँ। पहले तो मैंने जब होना था तब बताया था कि ये अहमदाबाद में होगा। फिर मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड जीता, तब भी मैंने आपको बताया था कि मीराबाई चानू पहला गोल्ड ला दी है इसमें। भाई 25वां संस्करण है ये। अहमदाबाद होस्ट कर रहा था, गुजरात, भारत। 13 पदक भारत के टोटल आए हैं और इस 13 पदकों के साथ भारत पदक टेबल में रहा है टॉप पर। यहाँ पर देखिए आर्टिकल, इंडिया टॉप्स ऑन 25 कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। भारत के पास 4 गोल्ड आए। 4 गोल्ड विजेता में मीराबाई चानू, ऋषिकांत, अजीत और अजय बाबू रहे। और 2026 में जो होने वाला है ना कॉमनवेल्थ गेम मेन वाला, उसके लिए चारों क्वालिफाई कर गए। 6 सिल्वर आए हैं, 3 ब्रॉन्ज आए हैं। ये सिल्वर विजेता के नाम है, ये ब्रॉन्ज विजेता के नाम है। आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर ले तो कर सकते हो, बाकी पीडीएफ तो मैं दूंगा ही। अगला, याद आपको गोल्ड वाला ही रखना है, ठीक है। ब्रिटिश संग्रहालय वर्ष 2027 में किस राज्य को 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र उधार देगा? तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है 2027 में भारत का एक राज्य है असम। असम को
16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र उधार देगा। ब्रिटिशर्स यहाँ से लेकर के गए हैं और अपने म्यूजियम में रखे हुए हैं सजा करके। इसका जाकर किराया वसूलते हैं, टिकट का पैसा लेते हैं, कमाते हैं बेचारे भिखारी आज तक हैं। भारत की चीज़ों को चुरा कर लेके गए हैं और ले जाकर म्यूजियम में रख दिए हैं और टिकट लेकर के फिर उनको देखने के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए उधार के रूप में भी अभी दे रहे हैं। 16वीं शताब्दी का ये वृंदावनी वस्त्र है, तो श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बनाया गया था। इसको कोच राजा नर नारायण के द्वारा निर्मित किया गया था। 1904 में अंग्रेजों ने अधिग्रहित कर लिया और लेकर के चले गए। इसमें भगवान कृष्ण के दृश्यों को दर्शाया गया था वृंदावनी वस्त्र को। ठीक है, तो असम की वैष्णव विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आध्यात्मिकता और कलात्मक का मिश्रण है। तो ये 16वीं शताब्दी का है। 2027 में कहा गया है कि ये देगा, उधार देगा कुछ समय के लिए। अगला, असम के बारे में अगर बात करें तो असम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। असम जो है इसकी राजधानी दिसपुर होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी यहाँ के सीएम है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये अपना सभी राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है पूर्वोत्तर में, तो कोई राज्य याद करने की जरूरत है नहीं। हफलोंग, जंगबोडी, डिगाली, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, दिपोर, सोनबिल, देहंगलेक ये प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रामोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा, देहिंग पटकाई। जिसमें काजीरंगा याद रखना, ये सैटेलाइट फ़ोन यूज करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। इसके अलावा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आप 35 जिले देख पाओगे असम में। 126 विधानसभा में सीटें हैं, 14 सीट यहाँ से लोकसभा में और 7 सीट यहाँ से जाती है राज्यसभा में। क्लियर है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया? तो अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 न्यायाधीशों को मंजूरी दी है। इनमें एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के और 3 केरला हाईकोर्ट में नए जज नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रहे, ये चीफ जस्टिस नहीं नियुक्त किए गए हैं, जज नियुक्त किए गए हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आया है, न्यूज़ में आया है, चर्चा में आया है, तो बता दे रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसको याद रखने की ज़रूरत मत करना। तो केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन, न्यायमूर्ति जीयू ग्रीस और न्यायमूर्ति CN प्रदीप कुमार ये शामिल हुए हैं और जस्टिस अरुण कुमार इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन कि 2 जज को नियुक्त किया गया था, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट, महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के 2 चीफ जस्टिस थे। इन दोनों को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। ठीक है ना। तो अब आलोक राधे थे उसमें और एक विपुल पंचोली करके, तो ये दोनों गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की टोटल क्षमता जो है ये 34 पूरी हो गई है ना। 34 में मैंने आपको बताया था कि ये 33+1 होती है, मतलब एक चीफ जस्टिस रहते हैं और 33 जो होते हैं ये जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टोटल क्षमता है, तो अभी क्षमता फुल है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की जा रही है और केरल हाईकोर्ट की बात की जा रही है। इसमें भी कई जजेस होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है ये सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। ठीक है, जितने भी हाईकोर्ट है उनमें सबसे बड़ा है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और इसके तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये नियुक्तियां कॉलेजियम की अनुशंसा के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सितंबर 2025 में किस देश के क्रिकेटर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया? मिचेल स्टार्क T20 से संन्यास ले लिए हैं और मिचेल स्टार्क को आप जानते भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ये दिग्गज तेज गेंदबाज हैं और ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, मतलब इनका खौफ रहता है अलग ही लेवल का। तो T20 से इन्होंने अलविदा कह दिया है। 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किए थे T20 में, 65 मैच खेले, 79 विकेट लिए, इकोनॉमी रेट इनकी 7.74 रही। T20 में ज़्यादा खतरनाक नहीं रहे हैं ये, T20 में बहुत ज़्यादा खौफ नहीं बना पाए हैं, लेकिन हाँ टेस्ट हो वनडे हो इसमें इनका अच्छा खासा दबदबा रहता है। तो दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट एडम जंपा लिए हैं, उसके बाद ये लिए हैं। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में तो ये ले लिए हैं संन्यास। अब पिछले दिनों में बहुत सारे खिलाड़ियों ने और बहुत सारे लोगों ने संन्यास और इस्तीफ़ा दिया है अपने अपने पदों से। उनका आप रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप ऐसे रिवीजन कर लेना। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगस्त की बुक आ गई है, आप ये बुक मात्र 20 रुपये में जाकर MZT ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। और जिनके पास MZT ऐप नहीं है, जो आईफोन यूज़र हैं या फिर विंडोज़ यूज़र हैं, लैपटॉप पर केवल पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी ई बुक ले सकते हैं और उसके ज़रिए भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ भेज दी जाएगी। पीडीएफ आपको रात को 9 बजे मिलेगी। एमजेटी एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय पोषण माह की थीम क्या रखी गई है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाई जानी है। तो फूड कॉन्टेक्ट अस, ये इस बार की थीम। ओपन एआई की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह 7 नवंबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, बताइएगा। ठीक है। एआई जनजातीय अनुवादक आदिमाड़ी निम्न में से किस जनजातीय भाषा का समर्थन नहीं करती हैं? कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी डेली करंट अफेयर रोजाना पाने के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।